नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे, जहां करीब दोपहर 3 बजे सीएम योगी महंत दिग्विजय नाथ पार्क पहुंचेंगे। यहां पर 1000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे एम्स में डायलिसिस यूनिट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन सीएम पूजा अर्चना करते हुए जनता दरबार भी लगाएंगे। 10 बजे जुबली इंटर कॉलेज में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के अलंकार प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी सीएम योगी के जरिए किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे बेलीपार के ताल नदौर जाएंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला भी सीएम योगी इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान रखने वाले हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी धनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनेश, सीएम योगी के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां जिले में देखने को मिल रही हैं? आपको कि सीएम योगी का कार्यक्रम लगातार लगता रहा है। गोरखपुर वो आते रहते हैं और जो भी आते हैं तो कुछ ना कुछ गोरखपुर वासियों को सौगात भी देते रहते हैं। तो उसको लिए अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों की जो जहाँ स्थल है, जो मंच लगते हैं, वहाँ पे सारी चीजें सुरक्षा व्यवस्था से लेके सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं को अधिकारी पहले से उसका निरीक्षण करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की जो चूक ना रह जाए, चाहे वो कार्यक्रम में आने वाले लोग हों या फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, तो उसकी जांच परख पहले ही सब सारे अधिकारी कर लेते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की चूक न हो जाए। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पे दोपहर बाद गोरखपुर आ रहे हैं और जो है दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिले में 1007 करोड़ रुपए के 49 विकास परियोजनाओं के की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वो 107 करोड़ की 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें करीब 954 करोड़ की से अधिक 35 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 53 करोड़ रुपए के 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो एम्स में ब्लड बैंक को डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन भी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी, इसके अलावा क्या कुछ खास होने वाला है कार्यक्रम में? क्या कुछ अलग तरह की तैयारियां जिले में देखने को मिल रही है इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, हमेशा सीएम योगी का आना खास होता है। गोरखपुर वासियों के लिए डायलिसिस यूनिट जो है बड़ी सौगात है। तो देखा जाए जो गरीब तबके के लोग होते हैं, डायलिसिस कराने जो उनको महंगी पड़ती है, तो उसके लिए जो है सीएम योगी एम्स में अगर कर रहे हैं तो खासकर जो 3000-4000 रुपए डायलिसिस के लगते हैं वो सस्ते में होंगे। ये सबसे बड़ी सौगात है। और बात की जाए तो नंदौर ताल में पशु चिकित्सालय की कई बात कही जाए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। पहला पशु चिकित्सालय जो होगा वो सीएम योगी के द्वारा यहाँ पे बड़ी जो हो खोली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सौगात है डायलिसिस मशीन और पशु चिकित्सालय की। और जो सीएम योगी जो है आज कार्यक्रम में सौगात लोगों को देंगे तो बड़ी सौगात जी है। जी धनेश, सीएम यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, तो क्या किसी अन्य मंत्री या नेता के भी इस जनसभा में शामिल होने की कुछ खबरें हैं? कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर आपको बता दें तो सीएम योगी के कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो जो सांसद यहाँ के सदर सांसद है रवि किशन जो है वो भी मौजूद रहते हैं। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह है और जो है सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला है। साथ ही अन्य जो विधायक है यहाँ मौजूद रहते हैं और एमएलसी जो है आपके धर्मेंद्र सिंह, वो सारे लोग मौजूद रहते हैं, आसपास के विधायक रहते हैं। साथ ही कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी जो है बीजेपी के सभी लोग उनके साथ जो कार्यक्रम में आने वाले जो लोग हैं उनको सारे लोगों को संबोधित करते हैं कि चीजों का जो सरकार की परियोजनाओं का जो योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला उनसे भी वहाँ संबोधन के द्वारा करते हैं। उनको लाभ की बात करते हैं, अधिकारियों को करते हैं कि उनको जो भी लाभ है सरकार द्वारा जो योजनाएं उनकी लाभ पूरी पहुंचनी चाहिए। जी, इस जनसभा में लगभग कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीदें हैं? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के इस जनसभा को अहम माना जाए? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन लखनऊ दौरे पर है, जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो क्या इस जनसभा में और कुछ खास हो सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने जब योगी यहाँ के सांसद हैं तभी लोग सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे, लोग इकट्ठा होते थे। और वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे दशक में दूसरा पाली मुख्यमंत्री का। तो बात की जाए अगर 2024 जो है वो नजदीक है और योजनाओं का जो है परियोजनाओं का लोकार्पण तो कहीं न कहीं देखा जाए ये जनता को एकत्रित करके उनको
विश्वास दिलाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ही सब कुछ कर सकती है। जनता चाहे गरीब तबके के लोग हो, चाहे मिडिल क्लास के, तो उनको हर योजनाओं का लाभ जो है बीजेपी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार, उनको पहुंचा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो 2024 कार्ड भी देखा जा रहा है। इसको कहा जा सकता है कि लोगों को एक जो है लाभ जो दिए जा रहे हैं, जो कार्ड पर शिलान्यास हो रहे हैं, तो वो भी 24 से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं जनता के हित में हो रही हैं। तो बीजेपी लोगों को जो है पूरी तरह से संतुष्ट कर रही है कि हम जनता के लिए ही हैं और जनता को सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद धनेश। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा एक बार फिर से है। सीएम योगी गोरखपुर जब भी पहुंचते हैं, हमेशा गोरखपुर वासियों को, जिले वासियों को कोई ना कोई सौगात जरूर देते हैं। ऐसे में सीएम योगी को इस दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जिले में पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में रहेगी। उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके साथ ही लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को सह संयोजक, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कांता करदम और मोहित बेनीवाल को भी समिति सदस्य बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार शाम दिल्ली में सभी प्रदेशों के चुनाव प्रबंधन समितियों की बैठक ली। उन्होंने बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा, चुनाव आयोग में समन्वय, प्रचार प्रसार सामग्री, रैलियां, सभाएं, आर्थिक प्रबंधन और रोड शो की तैयारियों का मंत्र दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा की ओर से पूरी हो चुकी हैं। स्वतंत्र देव सिंह को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ स्वतंत्र देव सिंह खास कर सकते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए? जो है वो कोई भी चुनाव होता है उसके लिए फूंक फूंक के कदम रखते हैं, एक रणनीति के तहत कहीं कदम रखा जाता है। और स्वतंत्र देव सिंह को जो यूपी में लोकसभा चुनाव को जो संयोजक बनाया गया है वो काफी सोच समझ के बनाया गया है। कई चीजें इसके पीछे, पहला तो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरा इस वक्त तो योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं जो काफी बड़ा मंत्रालय है, तीसरा बुंदेलखंड से वो आते हैं और चौथा सबसे बड़ी बात कि पिछड़ी जात जो आते हैं, पिछड़ा चेहरा जो है वो स्वतंत्र देव सिंह माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि जितिन प्रसाद और जेपीएस राठौर को सह संयोजक बनाया गया है, वो भी कहीं कहीं समीकरण बैठाने के लिए। जितिन प्रसाद जो है वो ब्राह्मण चेहरे कहे जाते हैं और शाहजहांपुर से आते हैं। वहीं पर अगर बात कर लीजिए जेपीएस राठौर की, तो जेपीएस राठौर जो है छत्री चेहरे, ठाकुर चेहरे माने जाते हैं पार्टी के। तो जाहिर बात है कि एक तो जातीय समीकरण को साधा गया है, दूसरा क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया है। जेपीएस राठौर वो नाम है, वो चेहरा है जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष रह चुके हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो रह चुके हैं। जाहिर बात है चुनाव प्रबंधन में जेपीएस राठौर काफी ज्यादा माहिर हैं, ऐसे में जेपीएस राठौर को भी रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि 2019 का माफ कीजिएगा 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए फाइनल है। और जाहिर बात है फाइनल मैच में अगर जीत हासिल करनी है तो इस तरीके के बैट्समैन, बॉलर जो है वो आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे, जिनको कि आगे आप फ्रंट पे रख के बॉलिंग और बैटिंग करा सकें। जी दिवाकर, क्या जिस तरह से इन नामों का चयन भाजपा की ओर से किया गया है, भाजपा ने एक साफ संदेश दे दिया है कि वो हर जाति को साधने के लिए, विपक्ष को टक्कर देने के लिए इन नामों का ऐलान करे ताकि जनता तक भी एक बड़ा संदेश पहुंच पाए। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बड़े बड़े चेहरे, अपने धुरंधर बल्लेबाज या जो बॉलर होते हैं उनको अगर आप फ्रंट लाइन में रखते हैं, उनको आगे करके अगर आप खेलते हैं तो अगली जो टीम, सामने वाली टीम होती है उसके आधी ताकत ऐसे ही हो जाती है। कहीं कहीं वो डर जाते हैं कि इतने धुरंधर बैट्समैन और बॉलर हैं वो सामने खड़े हैं। यही बीजेपी करती है चुनाव में भी। स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर, करदम, इनके ऐसे बड़े बड़े जो नाम है, जो रणनीतिकार माने जाते हैं, इनको जब सामने रख के चुनाव में आगे बढ़ेगी तो आधा ऐसे ही जो विपक्ष है वो आधा कहीं कहीं ताकत उसकी खत्म हो जाएगी, वो सोच में पड़ जाएगी कैसे इनसे लड़ा जाए और इतने में बीजेपी फतेह हासिल कर ले जाएगी। यही वजह है कि इन लोगों को सामने रखा गया है, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक, सह संयोजक बनाया गया। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर।
कुंडा विधायक राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में कुंडा विधायक को बरी कर दिया है। अदालत ने अपहरण और थाने में फायरिंग करने से जुड़े मामले में 20 लोगों को निर्दोष करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दरअसल मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में कुंडा विधायक राजा भैया को बरी किया गया है। अपहरण और थाने में फायरिंग मामले में राजा भैया को बरी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भैया के हक में फैसला सुनाते हुए पूरे 20 लोगों को बरी किया। ये मुकदमा बसपा नेता मनोज शुक्ला ने दर्ज कराया था। बसपा सरकार के दौरान 2011 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। शासन ने 2014 में मुकदमा वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन एमपीएमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी। इसके बाद राजा भैया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब शुक्रवार को उन्हें हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। अब इस खबर को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। आपको बता दें, राजा भैया के हक में ये जो फैसला आया है, इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं कि राजा भैया को 14 साल पुराने मामले में ऐसे अचानक बरी कर दिया जाता है। इसके राजनीतिक मायने भी निकालना अब राजनीतिक विशेषज्ञों ने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर मायावती सरकार में दर्ज हुआ ये मुकदमा अब राजा भैया को राहत दे चुका है। ऐसे में राजा भैया के लिए अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां करने का और थोड़ा सा ज्यादा दमखम दिखाने का मौका और मिल गया है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, राजा भैया का इस मुकदमे में बरी होना चुनाव के मद्देनजर किस तरह से देखा जा रहा है? अगर हम बात करें राजा भैया की, बिल्कुल बात सही है कि 2011 जब मायावती की सरकार थी तो मायावती की सरकार में राजा भैया के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और साथ में 20 लोगों के खिलाफ और भी मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 20 लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको निर्दोष साबित कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां इसको राजनीतिक मायने से देखा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखे जाने का बिल्कुल औचित्य भी है, क्योंकि अभी जो हाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें राजा भैया ने क्रॉस वोटिंग किया था बीजेपी के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पक्ष में जिन जिन लोगों ने वोटिंग किया, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उस सारे मुकदमे या तो बरी कर दिए गए या तो निर्दोष साबित कर दिए गए। जी राजा भैया को मिली ये राहत, उनकी पार्टी या फिर जिस गठबंधन का साथ देने के लिए राजा भैया तैयार है, उनकी किस तरह मददगार साबित हो सकती है लोकसभा चुनाव में? कपिल, अगर बात की जाए राजा भैया की, तो बिल्कुल राजा भैया एक ऐसे चेहरा है जो प्रतापगढ़ से कुंडा के विधायक भी हैं, तो राजपूत चेहरा है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजपूत चेहरे को लेकर जो राजा भैया ने इस तरह का इंटेंशन खेला है कि मतलब जो उनका मुकदमा, जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, जो बरी कर दिए गए हैं, निर्दोष साबित कर दिए गए हैं, तो बिल्कुल एक बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल एक ट्रुप का इक्का साबित होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में राजपूत वोट जो है राजा भैया में एक बहुत बड़ी उनकी एक शख्सियत रखते हैं जो राजपूत वोट है उसमें। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजा भैया का इस तरह का बरी होना, निर्दोष साबित होना बहुत बड़ा रंग लाएगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक।
आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।